बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान के एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना में कहा है कि कोई नया मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन नहीं होगा, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना ने आज ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी वाज़ह किया है कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं उसको तेज़ किया जाएगा। ये वही बात है जो पहले तज़िया इस पर मैं अपना दे चुका हूँ कि ये कोई फौजी ऑपरेशन तो इसका एक हिस्सा होगा, यही बात थी। और वो अस्करी ऑपरेशन तो एक हिस्सा है और ऑलरेडी चल रहा है, वो तसलसल है उसका। हाँ, उसमें मज़ीद जो कि हालात ऊपर नीचे होते हैं जब, तो आप उसके अकॉर्डिंगली और उसमें नेक्टा का फॉल होना ज़रूरी है। और उसमें जो है वो ये रोज़ आपके सामने आते हैं ना कि किसी जगह पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, लोग पकड़े गए, कई दफ़ा वो कामयाब हो जाते हैं, कई दफ़ा दहशतगर्द, कई दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अच्छा, और मैं जो बात कह रहा था, पहली बात तो ये है कि पहले दिन इसमें मुझे तो बिल्कुल क्लैरिटी थी कि इसके ये कोई बड़ा मैसिव कोई ऑपरेशन। देखें, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है वो अज़्म इस्तेहकाम है जी। तो इस्तेहकाम ये ज़रब अज़्ब, ये ना नाम बताते हैं ना, राह निजात, ठीक है ना, रद्दुल फसाद, यानी ये तो एक इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को ले जाने की बात हो रही है ना। तो उस इस्तेहकाम के अंदर आपने गोलाबारी करनी है, लोगों को मारना है। लोग पहली बजट के ऊपर जो है वो, और जो हालात हैं मुल्क के, जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि अच्छा किया, वजाहत कर दी उन्होंने, और मज़ीद उनको वजाहत कर देनी चाहिए ताकि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि इसके 3 बड़ी जमातें और भी, यानी उसमें तहरीक इंसाफ से रब्ता किया जाए, जमीयत उलमा इस्लाम से रब्ता किया जाए, जमात इस्लामी से बात की जाए, और उससे हट के जो माशरे के मुख्तलिफ तबक़ात हैं उनको बताया जाए कि इसमें नई चीज़ कौन सी है। क्योंकि मुझे तो बज़ाहिर ये वही सारा मामला लग रहा है जो पहले से जारी है, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ तो उसमें फिर अकॉर्डिंगली फिर आप थोड़ा सा बार ऊपर करते हैं, और उसमें आप मज़ीद सिक्योरिटी बेस्ड ऑपरेशंस और बाकी सारे मामलात और जो नए हालात पैदा हो रहे हैं ख़ित्ते में, और ज़ाहिर है कि उसमें मतलब, लेकिन उसका नाम इस्तेहकाम है, मतलब उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम नहीं लाना, और उसके नतीजे में उसका नाम ही बता रहा है कि वो एक सॉफ्ट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। वो रद्दुल फसाद या ज़रब अज़्ब या राह निजात जैसे ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। तो अच्छा किया कि बात होना, और उसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी, मकसद तो स्टेबिलिटी लाना है ना। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिर सोशल अनरेस्ट का ख़ात्मा, और फिर ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। तो ये अच्छा वो वजाहत हो गई। अब ये है कि जिरगा तहरीक इंसाफ की तरफ से बुलाया गया है, तो उसमें देखते हैं कौन, लेकिन ये है असल बात वो ये है कि इसमें स्टेक होल्डर से, और ये भी अच्छा हुआ कि उन्होंने कहा कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। और तो मेरे ख्याल से ये इस तरह के ऑपरेशन की तो कोई भी मुखालफत नहीं करता ना कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ये कि तालिबान को ला के बसा दिया गया, ये तो पोलिटिकल इल्ज़ामात हैं ना, ये तो सियासी इल्ज़ामात हैं। ये तो लगाने वाले उनके बारे में एक ज़माने में लगते थे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पीपल्स पार्टी कहती थी कि उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हैं। मतलब अभी तक मेरे ख्याल से 10 साल पुराना, 10-12 साल पुरानी भी नहीं है किससे। तो ये तो बातें जो हैं, असल बात ये है कि मुल्क सबका है, दहशतगर्द उसमें कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो वो जो है वो सियासी बयान से हट के उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और पिछले दिनों में बड़े वाक़यात भी हुए हैं, ठीक है ना जी, बड़े, लेकिन कामयाबी भी तो हुई है। कई वाक़यात में पकड़े भी गए लोग, बहुत सारे दहशतगर्द पकड़े गए हैं। उसका वो जो नुक्ता है ना, जो पहला पॉइंट है उसका, कि उनका जल्द से जल्द ट्रायल, और फिर साथ उसमें जो है वो भी बात है कि आप डायलॉग भी करें, और डायलॉग में अगर कोई लोग हथियार नहीं फेंकते और ज़िद करते हैं तो फिर उसके बाद फिर आप ज़ाहिर अकॉर्डिंगली उनसे टैकल करते हैं। इसमें कोई मेरे ख्याल कोई नई चीज़ है। अच्छा, दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ा अच्छा, और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि उन्होंने आज एक बात उन्होंने एडमिट की। उन्होंने कहा कि ये IMF की तरफ से ये बजट जो है, ये हालात सूरत हाल ऐसी है कि हमें IMF की तरफ से बजट
बनाना पड़ा, और उनकी शराइत जो थी वो सख्त थी, और उनका एक बजट था। तो अब लेकिन उसमें बात वही है कि फिर वो जो तरक्याती बजट और पार्लियामेंटेरियंस का और वो सारा उस पर एक आवाज़ है कि भाई उसको फिर कम करें, ठीक है। वो जो अल्ले तल्लों में पैसा चल खर्च हो जाता है तो वो उधर करें, और सारी जो मुख्तलिफ जो एलीट है उसके ऊपर आप टैक्सेस लगाएं तो वो फिर नुक्ता अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो देखें, बहरहाल बजट तो हो जाएगा पास, लेकिन उसके बाद क्या इस्तेकाम आता है मुल्क में, सियासी इस्तेकाम, वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। और अदालत क्या फ़ैसला करती है ये भी देखना है 2 दिनों के बाद। मैं आज की जो समाअत थी उसके ऊपर मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, सवाए इसके कि बदकिस्मती से वो तकसीम जो है वो नज़र आई, अदालत में एक बार फिर नज़र आ रही है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि वो, मैं देखें इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा, ये तो जो बात उठाई गई वहाँ पे, और बिल्कुल दुरुस्त कि चलें जो भी फ़ैसला हुआ वो निशान था नहीं था, ये था वो सारी बातें, कानून और आइन, 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कानून और एक होता है इंसाफ। कानून तो मैन मेड है ना, तो इंसाफ तो वो है जो कुदरत का कानून, उसको इंसाफ कहते हैं, और जो अल्लाह ताला ने इंसाफ करने का हुक्म दिया। क्योंकि कानून तो ये कि मैं यहाँ पे कानून बना दूँ कि जी ये ग्रीन लाइट पे गाड़ी चला करेगी या रेड लाइट पे, मतलब कोई कानून बन जाए किसी मुल्क में। कानून तो मैन मेड कवानीन होते हैं ना, जुर्माना इतना हो गया, FBI ने ऐसे कर दिया, लेकिन असल बात होती है माशरों में इंसाफ का बोला वाला हो। ये आइन की किताब क्या कहती है, कानून, ये तो सारी फ़र्जी दुनियावी चीज़ें, इनकी कोई हैसियत। माशरे में आप अदल और इंसाफ, अल्लाह का हुक्म यह है कि आप माशरे में अदल और इंसाफ लेकर आते हैं। तो बाकी ये कानून और आइन की तरामीम और ये इलेक्शन एक्ट तो क्या है, मतलब असल तो बात है कि अदल कैसे आप लाते हैं माशरे में, और इंसाफ कैसे फराहम करते हैं। और बाकी बातें सारी जो हैं ये दुनियावी बातें, मतलब एक सांस का पता नहीं होता बंदे को, और बंदा जो है ये लंबे लंबे किताबें मोटे मोटे लेके बैठ जाता है, उसमें से आर्टिकल फलाने ने ये कहा तो उसमें शिक नंबर 50 में ये लिखा है। तो असल बात ये है कि क्या इंसाफ फराहम हो रहा है, और क्या लोगों को अदल मिल रहा है। अल्लाह ताला अदल और उसका हुक्म देता है इंसाफ का, तो यूनिवर्सल है, और वो उसका ज़मीन पे एक निज़ाम है। कुदरत का भी कानून है, और कानून कुदरत जब कानून आ जाता है तो उसमें फिर कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम या उसमें कोई तफर उसमें नहीं आता, वो फिर सबके ऊपर ही कोड़ा बरसता है। तो बहरहाल ये है कि अब इसमें जस्टिस की बात, मैं तो जस्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ लॉ से। लॉ जो है वो ज़ाहिर है कि इसीलिए बनाए जाते हैं कि जस्टिस मिले लोगों को, लेकिन लॉ मैनमेड होता है। जस्टिस जो है वो एक वो है जिसका हुक्म है। तो देखते हैं कि बहरहाल अभी सीटों को क्या होता है, उधर जाती हैं इधर जाती हैं, ये मोहलक रहती हैं, ठीक है ना। तो क्या इसके नतीजे में इस्तेकाम आ जाएगा। असल बात है कि इस्तेकाम पैदा किया जाए, और ये इस्तेकाम इस पार्लियामेंट से, तो इस सिस्टम में तो कहीं इस्तेकाम दूर दूर तक नहीं है। तो बाकी देखते हैं कि क्या, एक खामोशी सी है आज यहाँ पर भी, एक सकूत सा है, कुछ क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इसी में बजट अप्रूव हो जाएगा, और आगे जाके फिर वो टैक्सेस और ये सारा जो पहाड़ लोगों के सरों पे खड़ा है। तो इसमें और एक, अगर आप ग्लोबल भी देखें ना, तो एक खामोशी सी छाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं और उनसे पहले और हो रहे हैं, और अचानक आज का दिन ऐसा लग रहा है कि खामोशी सी है कि आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। क्योंकि देखें ये जो हफ्ता है, इसी हफ्ते में इस हफ्ते के इख्तिताम तक हमारे सामने क्लैरिटी आ जाएगी कि ईरान की अगली क़यादत सैयद इब्राहिम रईसी, अल्लाह ताला उनके और उनके साथी जो साथ गए उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो ईरान की नई क़यादत क्या होगी। वो जो है, दूसरी बात यह कि जिस दिन ईरान की क़यादत का फ़ैसला होगा उससे एक दिन पहले, 2 रोज़ के बाद वो WWF बाइडेन और ट्रम्प, और फिर अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो और इलेक्शंस, और जो साथ ही बरतानिया की क्या सूरत हाल बनती है, मैक्रों का क्या होता है। तो ये सारे इलेक्शंस अगले 10-12 दिनों में, तो दुनिया में बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और एक खामोशी सी है इस वक्त, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेल सा हुआ है, और ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ गज़ा पे मैं बाद में बात करता हूँ कि वहाँ से क्या ताज़ा तरीन क्या इतलात आ रही हैं। गैलेंट वहाँ पहुँचे हुए हैं वाशिंगटन में, तो पीछे क्या हो रहा है। लेकिन ज़रा उससे पहले
तो इस दौर के एक समझें कि एक उसको विलन कहा जाए, हीरो कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, लेकिन जूलियन असांज। अच्छा, जूलियन असांज जो है ये इनको 5 साल के बाद बरतानिया के जेल से इनको रिहाई मिली, और ये जो हैं ये साइपन जो जज़ायर हैं ये हैं मरियाना के जज़ायर, और मरियाना के जो जज़ायर हैं ये बहरुल काहिल में यानी पैसिफिक में ये जज़ायर हैं 14 जज़ायर हैं। और ये पहले तो स्पेन के पास थे, फिर ये जर्मनी के पास चले गए, फिर जर्मनी ने पता नहीं जापान को भेज दिए, क्या स्पेन ने जापान को भेज दिए थे शायद, फिर पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर आगे से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहरहाल जापान से ने जब सरेंडर वगैरह किया तो ये जज़ायर जो हैं ये एक तरह से अमेरिका की कॉलोनी, ये नाम उसका कोई भी रखें लेकिन वो अमेरिका की कॉलोनी, जैसे गुआम और बाकी। तो ये जो जज़ायर हैं ये अमेरिका की कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के रहने वालों पे ये नहीं कि वो उठ के अमेरिका चले जाएं। बस एक आर्टिकल कहता है कि वो सिटीज़न है अमेरिका के, दूसरे आर्टिकल्स कहते हैं कि नहीं वो वहाँ जा भी नहीं सकते, बड़ा सख्त है, बल्कि वो सियासी बना भी नहीं लग सकते अमेरिका में 2030 तक। तो ये जज़ायर बड़े एक यूनिक सी इनकी पोजीशन है। तो साइपन में तो ये ऑस्ट्रेलिया के भी पास हैं। अब जूलियन असांज जो है ये बरतानिया से में 5 साल जेल काट के, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्बनीज़, उनकी और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान एक खामोश सफारतकारी हुई और बड़ी कोशिश की उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कोशिश की कि ये रिहाई हो जाए जूलियन असांज। अच्छा, ये कमाल का शख्स है इस दौर का ये कमाल का शख्स है। ये इसकी 52 साल की उम्र है, कमाल शख्सियत है जूलियन असांज, मतलब एक यूनिक पर्सनैलिटी है। ये 71 की इसकी पैदाइश है, यानी ये तकरीबन 52 की इसकी एज है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न है। और ये जो है ये इसने किसी मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ता रहा, और इधर उधर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में गया, मेलबर्न यूनिवर्सिटी और क्वींस मैरीलैंड में और पता नहीं कहाँ पे, लेकिन कोई डिग्री इसने नहीं ली। और ये कोई 14-15 साल की उम्र से इसने, अब ये बात हो रही 80s की, 1980s की बात हो रही है, ये इसने हैकिंग शुरू कर दी, कंप्यूटर पे बैठ के ये हैकर बन गया और इसने हैकिंग शुरू की। और हैकिंग इसने शुरू की पहले तो इधर उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर दाएं बाएं और आगे पीछे, तो छापा भी पड़ा, इसके कंप्यूटर उठा के ले गए, उन्होंने कहा ये बैंक कोड है, $500 चोरी हुए हैं, फिर वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ, फिर ये और आगे बढ़ता गया हैकिंग, फिर से ग्रुप बन गया दोस्तों का, फिर वो जनाब फिर इसने जनाब 2006 में एक प्रॉपर जो है ना वो, अच्छा एक दफ़ा तो उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने कोई 296 साल की अलामती सज़ा सुना दी, इसने माफ़ी वाफ़ी कर दे दुला के। ये हैकर जो था मतलब हैक करके उनके जो टेलीकॉम सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का उसको भी हैक कर गया, फिर उसके बाद ये करके हैकिंग इसकी। और ये बात हो रही है 90s की, अभी 90s की बात हो रही, 90s। और तो ये हैकिंग का एक कमाल का हैकर था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये फिर आ गया, ये ज़ाहिर दुनिया में घूमना फिरना शुरू कर दिया इसने, और अमेरिका और इधर उधर इसके दोस्तों का ग्रुप बन गया, उसमें कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, उसमें मीडिया के लोग भी थे, उसमें जो है वो काफ़ी इसकी ये एक्टिव हुआ। और इसने 2006 में जो है वो, अच्छा ये एडिटर है और मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट का ये एडिटर है। इसकी जो न्यूज़ एजेंसी है, एजेंसी कहा जाए या वेबसाइट कहा जाए, वो सबसे मशहूर इसकी वेबसाइट, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा रौला डाला है ना किसी न्यूज़ की वेबसाइट ने, तो वो इसकी वेबसाइट है। और 2006 में इसने लॉन्च की, और फिर उसके बाद इसकी वेबसाइट का नाम है विकीलीक्स। अच्छा, विकीलीक्स इसने लॉन्च की, और विकीलीक्स में चूँकि हैकर था, अब जनाब ये हुआ कि इसने इतना रौला डाला उस विकीलीक्स पे कि इसने जो है उसमें 2009 और 10 में तो इसने बिल्कुल वहाँ पर जनाब पहले तो इसने वीडियोज़ रिलीज़ की, और एक वीडियो तो ऐसी जिसमें इराक़ के अंदर वो राइटर्स के जो लोग हैं और सिविलियंस हैं अमेरिकन आर्मी के, वो गोलियां चला रहे हैं अपाची हेलीकॉप्टर से, और वो कुछ मेरे ख्याल 30-40 सेकंड की उस वक्त, ये 2010 के शुरू में इसने रिलीज़ किया था पहला अपना, जो पहली लीक्स आई थी, तो वो इराक़ के हवाले से थी, और बहुत सारी उसमें डॉक्यूमेंट्स थी। कोई
ये वो तो ना 70,000 डॉक्यूमेंट, 50,000 इस तरह से, तो बहुत सारी। फिर ये जनाब उसके बाद एक खप पड़ी बहुत बड़ी। फिर इसने उसके बाद ये हुआ कि इसने जो है वो डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए 80-90 हज़ार। और फिर अच्छा, इसका दुनिया भर में फिर इसकी वेबसाइट का जो है वो मुख्तलिफ़ अखबारों के साथ, जैसे अचानक एकदम होता है ना कि गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिया में भी जो है और पाकिस्तान में भी एक न्यूज़ मीडिया, बस सारे सब एक साथ एक ही वक्त में वो लीक होती थी डॉक्यूमेंट्स पूरी दुनिया की। तो विकी लीक्स जो है उसने बहुत खप डाली। और उसके बाद ये हुआ कि अगर मैं उस ज़माने की देखूँ, ये थर्ड स्लाइड हम देखें, वीडियो शोज़ यूएस किलिंग राइटर्स एम्प्लॉयज़, फिर उसके बाद ये है बाकायदा यानी प्रॉपर, ठीक है ना। और फिर इसमें फिर उसके बाद 2010 में इसने फोर्थ स्लाइड गार्डियन, चूँकि इसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन बाहर से जो इंग्लिश के बड़े जराइद इसके साथ थे, तो अफगान वॉर लॉग्स फिर इसने रिलीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा बिगेस्ट स्टोरी बिहाइंड द बिगेस्ट लीक इन इंटेलिजेंस हिस्ट्री। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है ना पूरा, अब ये मतलब हैक होके और अचानक, और फिर आखिरी जो बड़ा लीक हुआ वो 2016 में। अच्छा, 2010 में इसको अरेस्ट कर लिया, बरतानिया में इसको अरेस्ट कर लिया, स्वीडन से इसके वारंट्स निकले, बरतानिया में इसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किया, बेल पे रहा होगा। उसके बाद ये जाके इसने एक्वाडोर की एम्बेसी में इसने पनाह ले ली और वहाँ ये कई साल तक रहा। और जब एक्वाडोर की एम्बेसी में गया, वहाँ सियासी पनाह ले ली, अंदर ही अमेरिका पीछे लगा हुआ था कि हमें हमारे हवाले किया जाए। तो एक जनाब दुनिया इसकी हमायत में, इसके लोग आगे पीछे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो तो फिर 2016 में इलेक्शन से मेरे ख्याल से कोई 1-2 रोज़ पहले इसने एक और डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दिए, उसमें हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स भी आ गई और ये भी और वो भी, आगे पीछे एक रौला पड़ गया। तो ये फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि एक्वाडोर के एम्बेसी से इसको बाहर निकाला, इसकी वो ख़त्म, ज़ाहिर है बहुत एक दुनिया का प्रेशर आ गया कि भाई ये क्या है, लंदन में क्या हो रहा है। तो इसको फिर अरेस्ट करके ये अरेस्ट हो गया फिर उसके बाद। और इसको फिर अरेस्ट करने के बाद अमेरिका, इसने कोई मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल तक वो केस लड़ा है, या 14 साल इसने वो केस लड़ा है जिसमें इसको अमेरिका उन्होंने लेके जाना था। लेकिन एक तो पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारे मामलात, और फिर ये कि इसको जो है वो आखिर में ये हुआ कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे फिर पब्लिक ने, पार्लियामेंट ने एक प्रेशर बनना शुरू हुआ कि भाई इसको आप जो है वो अमेरिका से बात करें और यहाँ वापस लेकर आएँ और इसको अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। तो ये बहरहाल एक फिर सफारतकारी हुई खामोशी से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और उसमें तय ये हुआ कि ये वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अपने आप को गिल्टी कहेगा कि हाँ मैंने किया है, ठीक है, मैंने लीक्स किए हैं और मैंने ये किया और ऐसे किया और हैकिंग और ये सारा जो। तो अच्छा, ये मिलिट्री की डॉक्यूमेंट्स आप देखें ना, ये मुख्तलिफ यानी 87 में 16 साल का था, तो मेंडेक्स के नाम से ये हैक करता था उस वक्त। तो अब यानी एनीवे 87 में 1980, तो ये उनके मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स इसने लीक कर दिए, पेंटागन के ऊपर इसने इसको हैक कर गया। तो इसके अब बहुत सारे लोग और मतलब साइबर अटैक्स में मेरा ख्याल है अगर किसी ने सबसे ज़्यादा दुनिया में इस तरह से किया है तो वो विकी लीक्स हैं। और अभी भी विकी लीक्स की वेबसाइट से इसकी लोकेशन की जी बैंकॉक में उतरा है वो। अच्छा, वहाँ इसलिए लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर जाके एक तो इसने कह दिया गिल्टी, और उसके बाद वहाँ पर वो जो जज़ायर हैं अब वो अमेरिका का हिस्सा हैं भी और नहीं भी हैं, यानी एक तरह से उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे उनका है अमेरिका का, लेकिन वो गुआम के जज़ायर के बिल्कुल नीचे आप नक्शे पे देखें हैं जनूब में और ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा। और लंदन में जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं वो इसके साथ हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि ये मेरी कोशिशों से रिहा हुए। आप देखें कि यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने डॉलर पकड़ के बंदा अपना दे दिया ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मतलब लोग बड़ा पीछे जाते हैं, लोग देखें ना, हालांकि यानी इसने बड़ी खप डाली है पूरी दुनिया में, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने सफारतकारी करके वो अपने बंदे को ऑस्ट्रेलिया वापस ले गए हैं। तो वहाँ पर जो साइपन है, साइपन उन जज़ायर में से एक जजीरा है, तो वहाँ की अदालत में पेश हुआ करेगा लेकिन वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाया करेगा। वो जज़ायर जो है वो दरमियान में कि अमेरिका का कंट्रोल है भी नहीं भी है, तो वो फिर वो सज़ा जो है वो
जितने महीनों की होगी वो महीने ऑलरेडी वो काट चुका है लंदन में, वो उसमें काउंट होगी, तो मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। अगर अब असल बात ये है कि वो बस गिल्टी आगे पीछे दाएं बाएं करके मट्टी पाओ, ठीक है। लेकिन ये कितना एक इंटरेस्टिंग आप देखेंगे इस दौर का कि विकी लीक्स और अब जाके दोबारा, अच्छा कई दफ़ा पकड़ा है छोड़ दिया, पकड़ा है छोड़ दिए, पूरे ना 15-16 साल की उम्र से ही लगा हुआ है। तो ये जो है ये अब इतना लंबा कर, तो ये कहीं नहीं कि वापस जाके ये मतलब ये हो सकता है वेबसाइट तो चल रही है, विकीलीक्स चल रही है, अब क्या क्या ये करेगा, इसने कुछ लिख के दी है गारंटी, मेरा नहीं ख्याल कि ये पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी कि ये करे, ये तो बहुत पहले वरना जो है ये बाज आ जाता है, तो बचपन से लगा हुआ है, तो इसका ग्रुप भी बहुत बड़ा है। तो ये जो है ना आप देखें ना कि ये अरेस्ट हुआ है, छुपा हुआ है, वो निकारागुआ सॉरी इक्वाडोर के मेसी में, वहाँ से हिलरी क्लिंटन की इमेज निकाल दी 2016 में, तो अच्छी खासी खप है ये आदमी तो बहरहाल ये है कि अब देखेंगे ये इस दौर का बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वापस ऑस्ट्रेलिया अपने बंदे को ले गया। असल बात ये है कि इसको ये था कि क्या ये अमेरिका जाएगा या इसमें मुकदमा चलेंगे अमेरिका में, या ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया इसको ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया इसको ले जाने में कामयाब हो गया, बरतानिया की जेल से रिहा करवा के। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से वाक़या है, और ये चूँकि एक अरसे से एक है ना विकी लीक्स, अब व्हाट नेक्स्ट, तो अब ये है कि विकी लीक्स ना मतलब है कि बस खामोशी से और सिक्योरिटी वगैरह पूरी प्रोवाइड करके कि दरमियान में कहीं प्लेन को ना कुछ हो जाए, दाएं बाएं ना ले जाएं प्लेन, तो प्रॉपरली एक जो है वो खामोश सफारतकारी हुई है पीछे। अच्छा, इसी दौरान जो दूसरी जो मैं कह रहा हूँ खामोशी छाई हुई है, वो इसलिए खामोशी छाई हुई है कि जो असल मामला है वो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, गज़ा में क्या होता है। गज़ा में सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू जो हैं वो मिक्स्ड सिग्नल्स भेज रहे हैं। मिक्स्ड सिग्नल से मुराद ये है कि आज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पिछले 24 घंटों में कहा कि जो प्रेसिडेंट बाइडन से मुआहदा हुआ है हम उस पर कायम हैं। पहले वो कह रहे थे पार्शल, अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा मुआहदा हुआ है वो हम उस पर कायम हैं। और ये मैं 8th स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले उन्होंने कहा था कि टाइम्स ऑफ इसराइल के इसराइल कमिटेड टू बाइडेंस ऑफर डिस्पाइट अर्लियर एंडोर्सिंग पार्शियल डील। अब ये जो एक कन्फ्यूजन है इसमें, तो ये जो उनकी फ़ौज ने अभी जो स्ट्राइक की है कुछ देर पहले, तो उसमें इस्माइल हानिया की हमशीरा उसमें शहीद हो गई हैं, और उन समेत 13 ख़ानदान के लोग और शहीद हो गए हैं। और इससे पहले अप्रैल में उनके 3 बेटे और 4 उनके बच्चे यानी पोते उनके, वो उसमें शहीद हो गए। उनके ख़ानदान जो एक बड़ा एक कबीला या ख़ानदान कहें उसको, तो 60 लोग अभी तक उसमें शहीद हो चुके हैं। तो उसमें 10 मज़ीद उनकी फ़ैमिली के 10 और 13 के दरमियान फिगर आ रही है, वो मज़ीद शहीद हुए हैं। अच्छा, अब इसमें लेकिन इशू ये है कि जैसे रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, ये इन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच किया, मैं इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि एक ड्यूबियस सा बंदा है और इसका कोई, लेकिन बहरहाल इसके अब नेतन्याहू सेज 10th स्लाइड कि ही इज़ कमिटेड टू ट्रस्ट प्रपोजल अमेरिका की, लेकिन आर्मी जो है वो कह रहा है कि वो रफ़ा में बढ़ रही है। कभी आर्मी कहती है कि हम मतलब एक ट्रक की बत्ती सी है, इसी में कहीं एक्सीडेंटल वॉर छिड़ गई तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल जैसे मैंने कहा था कि जनरल जो चार्ल्स ब्राउन है, जो कि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिका के, उनकी तरफ से ये बात की गई कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे हिजबुल्लाह से जंग को, और ये कल हमने प्रोग्राम में बात की थी। उनकी तरफ से ये बात की गई थी कि हम हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ी तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने गैलेंट को बता दिया है और हमारी स्टेटेड पोजीशन है ये। हम किसी सूरत खत्ते के अंदर जंग नहीं चाहते, और अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। मतलब खुल के बात की जाए कि ईरान ने जो कि ये कह दिया था कि हम साथ देंगे हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह की तरफ से शुक्रिया सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ज़रूरत होगी तो हम आज बुला लेंगे आपके लोगों को। लेकिन ये है कि ये जंग जो है ये अमेरिका की तरफ। अब लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अलमनार टीवी है जो हिजबुल्लाह का, वो अलमनार ने इसी बयान को आज, यानी हिजबुल्लाह ने भी उसको उसी तरह से लिया है जिस तरह मैं उसको बात कह रहा था कि ये बात 11th स्लाइड, यानी जो जंग की बात हो रही है। अब देखिए अमेरिका, ये तो बात साइड पे रख देना कि अमेरिका का कोई हिजबुल्लाह से कोई ट्रैक टू नहीं होगा लेबनान में। ये जो माउस हॉस्टन घूम रहे हैं आगे पीछे दाएं बाएं रीजन में, तो ये हमेशा मतलब है कि कहीं ना कहीं ट्रैक टू कहीं ना कहीं चल रही होती है। किसी कहना चाहिए ना
किसी फंदक में बैठ के, किसी खंदक नहीं कह रहा, फंदक यानी किसी होटल छोटल में बैठ के या किसी जगह पे गपशप लग रही है, वो कहवा पी रहे हैं, कोई लोग बैठे हैं डिप्लोमेट, वो डायरेक्ट टू उनके एम्बेसी है बैरूत में प्रॉपर। तो वो ये पॉसिबल नहीं है। और वो पहले जब ये इन्वेजन हुई थी तो उस वक्त एक अमेरिका को भी एक लेसन मिला था कि वो बहुत बुरा एक वर्स्ट इन्वेजन थी कि जो बाहर जो है वो निकले और ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पे बैरूत में, और बड़ा एक ज़िल्लत आमेज़ सी सब विड्रॉल हुआ था। तो अब ये जो कह रहे हैं हमने दिखा दिया ये नेतन्याहू रीफर्म्स कमिटमेंट टू गाजा ट्रस्ट प्रपोजल एज टॉप जनरल। तो टॉप जनरल उनके जो है वो कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह से मदद नहीं करेंगे अगर जंग छिड़ी। अब यहाँ पर देखना ये है कि वही मैं बात कर रहा था कि एक स्ट्राइक उन्होंने की है, और ये वही बात जो कल मैंने कही थी कि उनके जो टॉप जनरल ने कहा है कि भाई असिस्ट नहीं करेंगे इसराइल को। और साथ ही टर्की की तरफ से एक बात हुई है, टर्की ने साइप्रस को वार्न किया है। टर्की और साइप्रस का कब्रस का तो ताल्लुक हम बता चुके हैं, पुराना ताल्लुक के वो उनका नॉर्थ के इलाके में जो है वो टर्की है और साउथ में जो निकोसिया का। टर्की ने कहा है, मैसेज भेजा है साइप्रस को कि वो किसी भी किस्म की सपोर्ट अगर करेगा तो टर्की उस पर रिएक्ट करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इस जंग को अगर ये फैली तो सबके हाथ से निकल जाएगी। अगरचे ये कि मुल्क तैयार हो रहे हैं, मतलब है कि इस वक्त इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि अरब मुल्क भी तैयार हो रहे हैं कि अगर जंग अचानक किसी वक्त ये बड़ी जंग हो जाए तो क्या होगा। जो मैंने कहा था कुवैत भी और कनाडा के लोग भी और बाकी लोग भी अपने सिटीजन्स को निकाल रहे हैं वहाँ से, तो एक्सेलेशन भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये मामला किसी मुआहदे की तरफ चले जाएं। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का फैसला सियासी कशीदगी को कम कर सकेगा? सियासी कशीदगी तो नहीं कम होगी इसके नतीजे में। मतलब इधर के हक में फैसला है या उधर के हक में फैसला है, वो किसी के खिलाफ तो होगा, तो वो उसके नतीजे में ये पॉलिटिकल केसेस तो जाने नहीं चाहिए थे अदालतों में। लेकिन ये है कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर इलेक्शन कमीशन में जो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में कोई इस्तेकाम, तो ये इंतखाबात के नतीजे में इस्तेकाम आते हैं मुल्कों में। यहाँ पर अदम इस्तेकाम का मज़ीद शिकार हो जाता है इलेक्शन के बाद, जो हालात डेवलप होते हैं उसके बाद। बहरहाल तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है और उसमें कहीं अच्छा बहरहाल अब इसमें दो बातें, एक तो मैंने कहा ना अभी इंतज़ार करते हैं कि गज़ा से आखिरी बात क्या आती है, वहाँ से गैलेंट जो है वो क्या बात करते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से क्या, और वो एक वहाँ पर मामला जो है वो ख़राब हो रहा है, ख़राब और बहुत बिगड़ चुका है। लेकिन अब वो लोग भी पीछे हट गए हैं, सारे जो मीडिएटर्स हैं सारे वेट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह फ्रंट खोले तो बाकी मुल्क फिर क्या करेंगे, वो एक सिनेरियोस पे बात हो रही है। लेकिन उसके साथ ही एक तो ये विलियम रुतो हैं, अभी थोड़ी देर से पहले ये जीत के आए हैं कीनिया में आज खबरें आ रही हैं कीनिया में हंगामे हो गए और पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए और आग लगा दी एक हिस्से को और गोलियां चल रही हैं वहाँ। वो इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे वो फाइनेंस का बिल पास करके उन्होंने कहा कि टैक्स रिफॉर्म्स होंगे, और वहाँ पे पब्लिक घुस गई है पार्लियामेंट के अंदर कि ये इतनी महंगाई है पहले ही और ये कैसे आप पार्लियामेंट में, तो वो बैठे हुए थे लोग वहाँ पे, तो अंदर पब्लिक घुस गई तो वहाँ पे एक हंगामा हो रहा है। दूसरी जो बात है वो र्यूदो हैं जो कि पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं। अब पोलैंड जो है नेटो का हिस्सा है और ये अब और बहुत ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहा है, और पोलैंड जो है वो उसके जो सदर हैं वो चाइना का स्टेट विज़िट कर रहे हैं 5 रोज़ा। ये बड़े इंटरेस्टिंग डिप्लोमेसी हो रही है दुनिया में ना। यानी पोलैंड के जो सदर हैं वो चाइना के स्टेट विज़िट पे हैं और वहाँ पे प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी बात हुई, मुलाकात हुई है, बड़े ज़बरदस्त किस्म का। और पोलैंड जो है ये अगर आप देखें चाइना यूरोप रेलवे, तो चाइना से यूरोप तक जो रेलवे जाती है, तवील रेलवे, जो दुनिया की तवील तरीन रेलवे भी कहा जाता है इसको, ये स्टार्ट होती है चाइना के एक कोने से और ये पे चलती है, रशिया क्रॉस करती है पूरा, तो ये और ये सेंट्रल एशिया क्रॉस करती है और मुख्तलिफ जगहों से होते होते ये फिर इसमें से 90% जो ट्रेन हैं वो या तो पोलैंड तक पहुँच के या फिर पोलैंड रास्ते में और आगे जाती हैं वो जर्मनी और बाकी जगहों तक। तो ये जो है ये पोलैंड का एक, लेकिन पोलैंड जो है उन मुल्कों में से जो बेल्ट एंड रोड का भी हिस्सा है,
ये नहीं नेटो में हैं और बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और साथ ही जो है वो जाहिर है कि जर्मनी के सबसे ज़्यादा ट्रेड भी पोलैंड की, अब नेटो का मुल्क है, यूक्रेन से, यूक्रेन का सबसे ज़्यादा हामी है वो यूक्रेन जिसका रशिया से जिसकी लड़ाई हो रही है। लेकिन आप देखें डिप्लोमेसी कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी पेचीदा है, अगर गौर से देखें डिप्लोमेसी को। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान, मतलब ये कभी भी तसादुम, ये जंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जंग जो है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि कैसे मिसअंडरस्टैंड किया और कैसे हो रहा है, इसको कैसे देखें, ये कुछ मतलब है कि उसकी वजह ये है कि अगर जंग तो हो गई तो ये तो 2.5 अरब लोग तो इधर ही रहते हैं, तो ये तो प्रॉपर हॉट वॉर तो बनती नहीं है। लेकिन जो झड़पें हैं उसका भी नतीजे में अब हमेशा इन दोनों मुल्कों को ये सोचना चाहिए कि इसका फ़ायदा किसको होगा। आसपास के मुल्कों में तो फॉलो आउट होगा ना, पाकिस्तान समेत, मतलब एक फॉलो आउट होगा कि भाई फ़ायदा किसको होगा। तो ये सोच के फिर आगे एक पॉलिसी मुल्कों को बनानी चाहिए अपनी कि भाई ये इसको हम कोई ऐसी जंग ना छेड़ें इस वक्त जिसके नतीजे में किसी और को फ़ायदा और वो दरमियान में जो है वो तीली लगा के कोई और पावर ये चाह रही हो कि ये दोनों को, मतलब या और भी जो भी वो उनके ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इस बात पे यकीनन बहस होती होगी। लेकिन ये कि चाइना के अपनी इशूज़ हैं, इंडिया के बारह, तो मैं सिंपली कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है। अब इस कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी में वो पोलैंड के प्रेसिडेंट चाइना के स्टेट विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो नेटो सोच रही है 1 मिनट ये चाइना कहाँ से पहुँचे हुए हैं, और वो चाइना में जाके, और साथ ही अब ये देखें ना कीनिया जो है, अब मैं सिर्फ ये मेरी दुआ है कि ये जल्दी ये मामला हल हो जाए कीनिया का। लेकिन कीनिया जो है वो ये नैरोबी, ये इथोपिया के साथ साउथ सूडान, ये आप इसको देखें ना इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो ये बिल्कुल इंडियन ओशन, ये जो पोर्ट ऑफ मोम्बासा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये बिल्कुल नीचे इस मैप पे नज़र आ रहा है कीनिया। मतलब ये हमने कू बेल्ट वाला नक्शा लगा दिया, लेकिन कीनिया आप देखें तो इथोपिया के नीचे आपको कीनिया इसमें नज़र आ जाएगा। एनीवे, तो बात ये सारी कि अब इसमें कीनिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। कीनिया की एक वैसे मोम्बासा और नैरोबी और यहाँ पे सारे हंगामे तो ऑलरेडी एक टर्मोइल है बहुत ज़्यादा। तो ये अब एक खामोशी का दिन था। आज मैंने कहा ना कि एक खामोशी है। ये खामोशी जो है ये पहले तो गज़ा से क्या खबर आती है, क्या जंग आगे एक्सकेलेट होती है, मतलब ये अगर जंग इससे ज़रा सी भी आगे गई ना, जंग नहीं जाहिरियत, ये जेनोसाइड, एक कदम 2 कदम भी आगे गए ना ये हिजबुल्लाह और ये ना रुका मामला, तो फिर ये एक बड़ी जंग की सूरत, फिर ये एक अलाव होगा, जिसे कहते हैं ना वो एक इन्फर्नो, एक बहुत बड़ा कि जो कहाँ उसका एंड होगा कोई नहीं जानता। वो इतना बड़ा मामला ख़राब, इतनी बड़ी ख़राबी उसमें होगी कि वो किसी से संभाला नहीं जाएगा। तो ये इनको पहले तो सीज़ फायर और निगोशिएशंस होती रहेंगी, बैठ के आगे पीछे उसकी शर्त ये है, इसकी शर्त, पहले तो जंगबंदी और वहाँ पे इमदाद जारी हो और फिर उसके बाद आगे ही बात करें लोग। लेकिन ये है कि नेतन्याहू को असल में समझ नहीं आ रहा कि इसका उसका एग्ज़िट क्या है, उसका वे आउट क्या है, उसको कैसे सेफ पैसेज मिलेगा। और जो हज़ीमत हो गई इसराइल की, जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि 2G से 5G की पिटाई हुई है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार दुनिया में। लेकिन अमेरिका का भी देखें ना, ये तो ब्रिटिश प्रोजेक्ट था ना, बुनियादी तौर पे तो ये इसराइल जो है ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था। अमेरिका ने तो गोद लिया ना बाद में, अमेरिका ने तो गोद लिया। ये तो ऑटोमन एम्पायर के बाद फ्रांस उधर तो बरतानिया इधर तो इसराइल बना, तो वो तो यहाँ से जाते जाते वो बहुत सारे जो है वो छोड़ के चले गए। अमेरिका ने छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट कर लिए बरतानवी राज के, बहुत सारों को डम कर दिया, बहुत सारों को उठा लिया। वो एक एम्पायर जाती ख़त्म होती है तो दूसरे एम्पायर को छोड़ जाते हैं ना अपने, तो वो बहुत से स्पेन ने छोड़ दिए, स्पेन की वॉर हुई अमेरिका के साथ, अमेरिका ने स्पेन से बहुत सारे जजीरे ले लिए, फिर उससे पहले वो पुर्तगाल था, उससे पहले फ्रांस था, कहीं कुछ था। तो ये इसराइल जो है ना ये तो ब्रिटिश राज का बच्चा है ना, तो अमेरिका कहाँ तक इसके साथ जाता है, कहाँ तक नहीं जाता, क्या करता है। और अमेरिका का मामला तो सारा उधर अटका हुआ है चाइना के साथ, तो एक हद तक ही जाएगा आगे। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है, ठीक है ना, खुद अमेरिका के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये ट्रम्प की डिबेट से पहले अगर सीज़फायर नहीं होता तो फिर ट्रम्प की डिबेट जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़ पे ही चली जाएगी पूरी, और ट्रम्प उसमें क्या करेगा 27 तारीख को ये अब देखते हैं। तो बस आज कंपैरेटिवली खामोशी इसलिए रही है कि वो जो एक खामोशी है ना पुरस्रार सी, गज़ा में सीज़ फायर हो रहा है नहीं हो रहा, प्रेसिडेंट बाइडन के एग्रीमेंट को भी ना कर दिए नेतन्याहू ने। हिजबुल्लाह के साथ वो क्या कह रहा है, वो फ़ौज कह रही है कि अमेरिका कह रहा है हम साथ नहीं देंगे, हिजबुल्लाह कह रही है कि हमें भी बताया अमेरिकन ने,
वो भी नहीं आएंगे, लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो तो बिल्कुल एक अजीब सा मामला उनका। और वो मैंने उस दिन भी पहले भी बात हुई कि वो तो 2 लाख, तो वो 3000 रॉकेट पर डे के हिसाब से वो फायर करेंगे, ये उनके थिंक टैंक का बयान है। तो देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। इसको फौरी तौर पर ये सीज़ फायर हो और एक पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़े तो अच्छा है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।